हम भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और शार्क टैंक पे जाएंगे और 10-20 करोड़ लाएंगे और चांदी चांदी। ई कॉमर्स का गेम सर कोई रातों रात पैसा छापने की मशीन नहीं है या 1-2 महीने की मशीन नहीं है सर। बिजनेस में अगर कोई पैसा है तो एक्सपोर्ट सर आपको बहुत पैसा देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन एम्बेसी जो कि गवर्नमेंट जो अलग अलग कंट्रीज में बैठी हुई है सर, आप उनको कांटेक्ट करते हो तो वो भी आपको मेल पर बायर्स का पूरा डेटा आपको प्रोवाइड करती है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो मेरे से 2.5 से 3 करोड़ रुपए चले गए, बहुत बड़ा लॉस लेके मार्केट से बाहर निकला। रियल वर्ल्ड से सर रियल वर्ल्ड थोड़ा अलग है। जो रियल वर्ल्ड पे लोग जो अपनी रील्स बना के गुरुज, इन्वेस्टमेंट कोचेस और ये आपके ई कॉमर्स कोचेस, एक्सपोर्ट कोचेस ये सब बता रहे हैं सर, इससे जो कहानी है सर वो रियलिटी में थोड़ी विपरीत है। कुछ मैंने शार्क टैंक ब्रांड्स के साथ काम करा भी है। ओके। बट मैंने उनके साथ जब काम करा तो मैंने उनका देखा कि उनके मार्केट प्लेसेस में ना तो वो उस तरह से फोकस्ड हैं, ना वो उस तरह से डेडिकेटेड हैं और ना उतनी उनकी कोई सेल्स आ रही है। हवाओं के रुख के साथ तो कोई भी टिक सकता है, जो आंधियों के खिलाफ खड़ा रहे उसे कहते हैं असली व्यापारी। जी हाँ, बिजनेसमैन। आज ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होगा जो इस देश को बिजनेस देते हैं। कितने ई कॉम, कितने एक्सपोर्ट केसेस आपने ऐसे सुने होंगे जिसके अंदर लोग लाखों करोड़ों रुपए डुबा देते हैं। आज हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने एक मुहिम स्टार्ट करी है एक्सपोर्ट और ई कॉम के सही बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए। वी हैव विद अस मिस्टर अभिषेक। वेलकम टू द शो अभिषेक जी। सर, हर कहानी, हर हीरो का एक बैकग्राउंड होता है, तो क्या हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलें जब हमारे पिक्चर के हीरो की कहानी शुरू होती है। तो आपको ई कॉम का कैसे लगा कि ई कॉम में घुसना है या इसमें मुझे एक्सपर्टीज लेनी है, ये कहानी कब शुरू होती है? सर, मैंने अपना करियर शुरू करा था, अपना प्रोफेशन शुरू करा था 7 साल 8 साल से। मैंने एचआर कंसल्टिंग करता था कई सारी कंपनीज के साथ में। तो मैंने वहाँ कई बिजनेसेस के बहुत करीब होके काम करा है, उनकी हायरिंग नीड्स को समझा है, उनके बिजनेस को इन एंड आउट समझा। बट कहीं ना कहीं मन में सर एक ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट के तरफ हमेशा एक खिंचाव समझ लो या एक पैशन हमेशा रहता था। और मन में हमेशा एक बात रहती थी कि अपने जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको एक ग्लोबल लेवल पर ले जाना है और अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस पे एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कैसे क्रिएट किया जाए। ओके। तो उस चीज पे वर्क करने के लिए मेरा ये हमेशा ये सोच रहती थी। तो यही ये वजह है कि जिस वजह से मैंने ई कॉमर्स में और एक्सपोर्ट में आया, अपनी चीजों को समझा और करा। वेरी नाइस। तो ई कॉमर्स में जैसे आपने कहा कि आपने एक्सपर्टीज़ ले ली, तो मैं ये सबसे पहले जो दर्शक ये देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे सर कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वो इंपोर्टिंग का आता है, सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं, या हम एक्सपोर्ट पे शुरू कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि इंपोर्ट पे जैसे हम बात कर रहे हैं तो कैसे इस चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स मुझे लगता है आधी दुनिया को अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है ये इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम लोग कैसे इस चीज़ को चलाते हैं। सर, अभी इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड और एक थोड़ी सी डार्क साइड और बताता हूँ इस बिजनेस का। जी। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा तो सबकी तरह मैंने भी वही करा जो सब करते हैं। मैंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स उठाए और उसमें मैं घुस गया ई कॉमर्स के बैटल फील्ड में। और मैं वहां बुरी तरह से हर इंसान की तरह बहुत बड़ा लॉस लेके मार्केट से बाहर निकला। ओके। मैंने इस बिजनेस को फिर वापस से रीस्टेटाइज किया, समझा कि आखिर ऐसा क्या गलती मैंने करी कि जिस वजह से जो मुझे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे थे, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैं दिख रहा था जहाँ सेल्स आ रहे हैं, बट वहां पे मैं पैसा क्यों नहीं बना पाया। देन आई अंडरस्टैंड द रियल गेम कि मैंने कभी अपने ब्रांड पे और एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे कभी फोकस करा ही नहीं था। मैंने सिर्फ एक अंधी दौड़ में मैं घुस चुका था, जो कि हम अक्सर देखते हैं, जो कि हमें बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट ले लो, वहां से ले लो, इतने का ले लो, इतने का बेच दो, इतना कमा लो और आप अमीर बन जाओगे। बट रियल में ई कॉमर्स का गेम सर कोई रातों रात पैसा छापने की मशीन नहीं है या 1-2 महीने की मशीन नहीं है। हमें इसे समझना होगा कि एक बिजनेस है और ये बिजनेस एक पूरे स्ट्रैटेजी और पूरे एक सिस्टम की तरह चलता है। वेरी नाइस अभिषेक जी। तो मुझे लगता है कि जो सवाल और जवाब रहा उसमें 2 पार्ट रहे, एक तो रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक रहा ई कॉम। तो डिस्कशन को आसान करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले ई कॉम पे बात करते हैं और फिर इसे एक्सपोर्ट पे लेके जाते हैं। तो अभिषेक जी, ई कॉम के ऊपर तो एक तड़कता भड़कता सवाल मेरे दिल में बहुत दिन से था, वो है शार्क टैंक। सर, शार्क टैंक ने हर बंदे को ऐसे सपने दिखा दिए कि जैसे एवरीथिंग इज सो इजी। मैं जाता हूं तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन, 200 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब करोड़ तो अब ऐसे हो गए हैं कि जैसे पीनट्स।
तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? क्या ये फिजिबल है, ये रीजनेबल है कि हम भी शार्क टैंक को देख के इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं यार हम भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और शार्क टैंक पे जाएंगे और 10-20 करोड़ लाएंगे और चांदी चांदी? इज इट पॉसिबल? सर शार्क टैंक आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए भी। बट अगर हम, और वो एक वैल्यूएशन की रेस बन चुकी है सर, जहाँ पे फाउंडर्स आते हैं, अपने बिजनेस को पिच करते हैं और एक फंड रेज करते हैं अपने आगे ग्रो करने के लिए। बट अगर हम उसके दो पहलू को देखें तो उसके भी एक पॉजिटिव साइड है और एक डार्क साइड है सर। पॉजिटिव साइड ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो इस चीज को समझें कि ई कॉमर्स का गेम हो, वो गेम तभी सक्सेसफुल है जब वहां पे आप अपने ब्रांड के ऊपर काम करते हो। बिल्कुल। आपको ब्रांड बना के एक बिजनेस करोगे तो आप नेचुरली उसको स्केल कर पाओगे। बट इसका डार्क साइड एक और है कि मैंने मैंने शार्क टैंक ब्रांड्स के साथ काम करा भी है। ओके। बट मैंने उनके साथ जब काम करा तो मैंने उनका देखा कि उनके मार्केट प्लेसेस में ना तो वो उस तरह से फोकस्ड हैं, ना वो उस तरह से डेडिकेटेड हैं, और ना उतनी उनकी कोई सेल्स आ रही है। तो बेसिकली वो क्या करना चाहते हैं कि उनके पास एक अपना कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ चैनल होगा जहां से वो अपने बिजनेस की सेल्स को चैनलाइज कर रहे हैं। बट जो रियल गेम मार्केट प्लेसेस में है, बट वो मुझे उनके कहीं पे भी काम करके उनके साथ जुड़ के मुझे अभी तक नहीं मिला है, अफसोसन। तो उनकी जो कहानी हम देखते हैं शार्क टैंक में, जो वो सपने दिखाए जाते हैं, वो पॉसिबल, मैं कह रहा हूँ, वो हर इंसान के लिए है। वो सिर्फ शार्क टैंक में आने के लिए नहीं, ऐसी कई सारी ब्रांड्स, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही है पर शार्क टैंक में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि वो एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ अपने ब्रांड के लेकर चल रही है। बट अफसोसन एक डार्क साइड ये भी है कि हम उस ट्रैप में चले फंस जाते हैं एक तरह से देख के, और जब हम उनके साथ एक्चुअल में जब हम काम करते हैं तो उनकी एक स्टोरी लाइन कुछ और ही निकल कर आती है। मतलब हकीकत और शो में डिफरेंस है, कुछ और है। बट उनके साथ जुड़ने के बाद ही ये चीज पता चलती है। तो ग्राउंड रियलिटी अगर मैं थोड़ा सा सही समझ पाए और मेरे व्यूअर्स सही समझ पाए हैं तो हम ये समझें कि सिर्फ इंपोर्ट करने से ही ई कॉमर्स नहीं चल रहा है। ई कॉमर्स के अंदर ब्रांडिंग, जो आपने कहा कि वो बनाना बहुत जरूरी है, कनेक्ट होना जरूरी है कस्टमर्स के साथ। बिल्कुल सर। इसमें सर आपका प्रोडक्ट जो है दैट इज द किंग सर, किंग। और आपका कस्टमर है सर, आपको उसकी फीडबैक्स, उसके रिव्यूज, उसको हर चीज जरूरी है, समझना पड़ता है। और ये मार्केट ऐसा है सर, अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी दे रहे हो तो मार्केट आपको एक्नॉलेज भी, समझेगा भी और आपको आगे भी लेकर जाएगा। बट अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है सर, तो ये मार्केट बहुत रूथलेस है सर, यहाँ पे आप सस्टेन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं। तो एक काम करते हैं रोहित एंड अभिषेक जी, ई कॉम वाले पार्ट को डिस्कस करने के लिए इसे स्टेजेस में सोचते हैं कि अगर कोई इंसान ई कॉमर्स में घुसना चाह रहा है तो वो कैसे घुसे, क्या उसके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, और वो कैसे सक्सेस हो सकता है। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं डार्क साइड से, जैसे हमने डिस्कस करा। अब मान लेते हैं कि एक इंसान है जिसका नाम है ऋषि, उसने सोचा कि मुझे एक ई कॉम का बिजनेस खोलना है। सबसे पहले सर ऐसी क्या चीजें हैं जिससे उससे बचना चाहिए, क्या नेगेटिव चीजें हैं जो उसको बिजनेस में पहले सोच लेनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले? सर सबसे पहले उसको ये चीज समझनी चाहिए कि ई कॉमर्स का काम सिर्फ प्रोडक्ट लाके, वेबसाइट बना के या लिस्टिंग करके ही हमारे पास ऑर्डर या सेल्स नहीं आएंगे। हमें उसको एक ब्रांड की तरह ट्रीट करना होगा और उसी तरह से हमें उसको काम करना होगा। ठीक है। ज्यादातर लोग जो कि ई कॉमर्स में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ज्यादा लॉस खा रहे हैं, उसके मुख्य वजह ये है कि उनके पास प्रोडक्ट रिसर्च नहीं होता है। राइट। वो ये समझते ही नहीं है कि हम जिस प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं उसके पीछे की स्टडी क्या है, उसका मार्केट में डिमांड क्या है, कितनी कंपटीशन है, क्या है, कुछ नहीं पता होता। वो एक सैचुरेटेड मार्केट में जहाँ पे और लोग भी बेच रहे हैं, वो इस धारणा के साथ उतरते हैं ई कॉमर्स में कि अगर वो बेच रहा है तो मैं भी बेच सकता हूँ, अगर उसके 100 यूनिट्स निकल रहे हैं तो मेरे भी 100 यूनिट्स निकलेंगे। बट वो मार्केट का इंटरनल चीज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है, उनके पास ऐसा क्या कंपिटिटिव एडवांटेज है कि वो उसके प्रोडक्ट को यूनिक बनाए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहला पार्ट जो एक ऋषि को सोचना था जिसने अभी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा, इस प्रोडक्ट रिसर्च। सबसे पहले तू प्रोडक्ट रिसर्च कर। तो नेगेटिव चीजें हैं कि बिना कोई ट्रेंडिंग पकड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं, डर वो नहीं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना, जो सब बेच रहे हैं वो नहीं बेचना, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। अपने प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस आनी चाहिए उसकी, ताकि आपको डिमांड जनरेट हो मार्केट में सस्टेन करने के लिए। ठीक है, गुड इनफ। तो नेगेटिव हमारा खत्म हुआ और हमें प्रोडक्ट रिसर्च पार्ट पता लगा जिसपे हमें फोकस करना है। अब सेकंड आता है कि अब वो बंदे ने आपने जैसे कहा मार्केट रिसर्च कर लिया, उसने प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया कि ये चीज़ मुझे लेनी चाहिए। अब इसी में सवाल ये है कि कहाँ से लेनी चाहिए।
सर इसका भी एक पहलू और है, अभी हमने प्रोडक्ट रिसर्च करा बट हमने उसके बारे में पूरा डेटा भी हमें उसे इकट्ठा करना है। ओके तो सर उस डेटा को इकट्ठा करने के लिए सर अब आप सोचोगे कि इतनी बड़ी मार्केट है, अब हम कैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में जाने। तो सर उसके लिए मैं आपके व्यूअर्स के लिए कुछ एक टूल्स हैं ग्रेट जो मैं बताता हूँ जिसको वो यूज कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा उनके प्रोडक्ट रिसर्च में, कंपटीशन को समझने में, कितनी उसकी सर्च वॉल्यूम है उसको समझने के लिए। तो पहला जो मैं यूज करता हूँ वो है जंगल स्काउट। आप हीलियम 10 भी यूज कर सकते हैं और आप गूगल ट्रेंड्स यूज कर सकते हैं, वायरल लॉन्च यूज कर सकते हैं, और जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है जो कि मैं अपने में यूज करता हूँ वो है स्मार्ट स्काउट। स्मार्ट स्काउट स्मार्ट स्काउट इसलिए फेवरेट है क्योंकि सर वो पूरे बिजनेस के इन एंड आउट खोल के रख देता है। किसी भी बिजनेस का कौन सेलर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब कुछ बहुत ही डीप और बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन वो हमें देता है। ग्रेट। तो मुझे लगता है स्टेप 2 पे हम पहुंच गए। सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करी, फिर मैंने डेटा पढ़ने की कोशिश करी, और उसके लिए जो हमारे टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि आपने बताया स्मार्ट स्काउट और गूगल ट्रेंड्स, हीलियम 10, जंगल स्काउट है, इनका हमने टूल्स का यूज करा और हमने स्टडी करा। तो अब मेरा कस्टमर उस स्टेज पे है जहां पे उसने ये सब कर लिया। बिल्कुल। चलो अब मैं मान के चलता हूँ कि हर बिजनेस में नेगेटिव चीजें होती हैं और इसमें भी कुछ नेगेटिव थी। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो वो क्या हो सकती है सर एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? सब पॉजिटिव एक्सपेक्ट तब आता है जब आपके पास एक प्रॉपर रिसर्च हो। ठीक है, रिसर्च हमने कर ली। उसके बाद आपको ये पता है कि इस प्रोडक्ट की अभी मार्केट में किस प्राइस पे हम दुनिया इसको बेच रही है। ठीक है, तो वो भी पार्ट पूरा कर लिया हमने। उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट पे हम ये जाएंगे कि हमें ये फोकस करना है कि ये प्रोडक्ट हम सोर्स कहाँ से करेंगे। ओके, सोर्सिंग उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा सप्लायर अच्छा है, हमारा मैन्युफैक्चरर अच्छा है, तो नेचुरली हमारा प्रोडक्ट का जो क्वालिटी होगी सर वो बहुत सुपर्ब होगी, और वो फिर मार्केट में उसके हारने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आप सोर्सिंग करना शुरू करते हो प्रोडक्ट के बीच, तो आप अपनी ब्रांडिंग बनाना शुरू करते हो। आप एक ब्रांड के ऊपर काम करना शुरू करते हो कि ये मेरा ब्रांड है, हम उस पर फोकस करते हैं, ई कॉमर्स पर लेकर आ रहे हैं। तो जब तक आपकी ब्रांडिंग स्ट्रांग होगी, आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा सर, तो आई गारंटी कि बंदे का ई कॉमर्स में उसको फेलियर होने के चांसेस ना के बराबर है। ग्रेट। तो मुझे लगता है जब हम सोर्सिंग का पूछ रहे हैं तो सोर्सिंग के अंदर ही मेरा सवाल वही है कि आपने कहा सोर्सिंग करनी चाहिए। अब मैंने पूछा था कि सोर्सिंग कहाँ से करनी चाहिए, उसके लिए आप बता रहे थे कि कहाँ से उसको जाके चेक करना चाहिए, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो चेक कर सकता है कि ये चीज़ कहाँ से इंपोर्ट हो सकती है, एंड फिर अपने वेयर हाउस एंड जो भी चीज़ें हैं। सर इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपके थोड़ा सा टाइम लूंगा, बट आपको थोड़ा डिटेल में मैं इसको बताता हूँ। आजकल सोर्सिंग का सर देखिए 2 तरीके बताए जा रहे हैं कॉमनली मार्केट में, कि आपने एक प्रोडक्ट समझ में आया, आपने उसको रिसर्च करा, तो आप उसको या तो चाइना मार्केट में देखते हो, बिकॉज चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग कंट्री फॉर द वर्ल्ड, वो हर एक कंट्री को सप्लाई कर रहा है, आप उसको मानो चाहे मत मानो, बट वो फैक्ट्री है, वर्ल्ड की फैक्ट्री है सर। उसके बिना इंडिया में मैं इतने सारे ब्रांड्स को जानता हूँ, एंड आई नो द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आल्सो, जहां मैं खुद गया हूँ, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए बना भी रहे हैं। तो इस चीज को हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि वहां से आपको सामान लेना ही पड़ता है। बट लोग अब अभी गलती इसमें 1-2 चीज और हो रही है कि हम लोकली जो है प्रोडक्ट्स जो रेडिली अवेलेबल होते हैं, उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो हमें चाइना से इंपोर्ट करने में एक तरह का डर रहता है, तो हम उसे लोकली सोर्स करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मिडिल मैन इन्वॉल्व हो जाते हैं। मिडिल मैन क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को डायरेक्टली वो बढ़ा देते हैं। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकता है कि आपको इंडिया में भी मिल सकती है, बट वो प्रोडक्ट की आपको सोर्स करने के लिए या तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सर्च करेंगे, अगर वो लोकली नहीं बन रही है तो आप फिर चाइना जाओगे। चाइना में सबसे पहला डर एक ये रखता है कि यार वहां पे प्रोडक्ट जो बन रहा है वो मेरे को डिलीवर होगा कि किस क्वालिटी में होगा, जिस क्वालिटी को मैं चाह रहा हूँ वो क्वालिटी कैसे हमें मिलेगी, इंपोर्ट कैसे होगा, कस्टम्स क्लियरेंस कैसे होगी, पेमेंट कैसे जाएगी, ये बहुत सारा सवाल होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में जूझ रहा होता है, वो इसमें काफी उलझन में फंसा रहता है और वो कभी इसको किक स्टार्ट कर नहीं पाता है, तो वो फिर मिडिल मैन के ट्रैप में जाके फंस जाता है। तो जो चीज वो 100 रुपए से लेके 150 रुपए पे प्रोक्योर कर सकता है, वही चीज को वो 400 लेके 500 रुपए में प्रोक्योर करता है, जहां पे वो अपनी मार्जिन को खो देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जो आपने अभी बताया एक प्रॉब्लम है, मतलब मिडिल मैन इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, ठीक है। इस चीज का सोल्यूशन आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से क्या होगा, क्या करना चाहिए? मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो मैं अपने लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं उनको क्या करता हूँ कि जब उनको कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाता है, वो प्रोडक्ट वैलिडेट हो जाता है मार्केट में डेटा के साथ, तो उस प्रोडक्ट को हम सोर्स करते हैं उनके लिए डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। So you have contacts there? Yes, we have contacts over there. We have warehouse, हमारी लोकल सोर्सिंग टीम होती है ग्राउंड पे, वो उनके लिए सोर्स करती है, पैक करती है, सबकी वीडियोग्राफी करी जाती है, सबको दिखाया जाता है उनको लाने तक,
और कस्टम क्लियरेंस से लेके उनके डोर स्टेप डिलीवरी तक सब हमारी टीम मैनेज करती है। तो इन शॉर्ट देखा जाए अंकित, ही इज द सॉल्यूशन प्रोवाइडर, इनसे कांटेक्ट करना है हमें। तो कहानी का एक सिरा तो मुझे लगता है कि अभिषेक जी ने खत्म कर दिया कि हमने क्या बनाना है। सबसे पहले ये सोचा, जिसके लिए अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च, जिसमें हमारे वेबसाइट्स भी हमने बताई, हमें कैसे इंपोर्ट करना है उसके लिए हमारे पास सोर्सेज हैं और हम अभिषेक की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पीपल कैन गेट इन टच। अब अगली प्रॉब्लम सर, ज्ञान ना आजकल अथाह में बह रहा है, अबंडेंस में, यहाँ पे भी कोचेज हैं, वहाँ पे भी कोचेज हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि एक बिजनेसमैन को एडवाइस देने के लिए हर आदमी है, तो इस एडवाइजरी को वो कैसे ले, कैसे सही समझे कौन सी सही एडवाइस है, कौन सी नेगेटिव एडवाइस है, और ये गुरुज का चक्कर थोड़ा अगर आप इसके बारे में बताना चाहो तो। सर वेबिनार आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये ग्लोबल लेवल पे एक बिजनेस बन चुका है एक्चुअली। इट इज नॉट अ हेल्प, ये लोगों को हेल्प करने से ज्यादा वो लोगों को एक प्रोडक्ट समझते हैं, उनके प्रॉब्लम को एक माध्यम समझते हैं कि वो प्रोडक्ट तक पहुंचे और अपने आप को, अपने कोर्सेज को वो सेल कर सके। मैं ये भी नहीं कहता हूँ सर कि सारे गुरुज और सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो नॉलेजेबल नहीं है, कुछ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं जो जेन्युइनली लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, बट अब हो क्या गया है कि अच्छे में और बुरे में फर्क करने में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है और एक नेवर एंडिंग लूप में लोग चले जाते हैं। मैंने कई सारे सेशंस और वेबिनार्स मैंने भी अटेंड करे थे, क्योंकि सर मैंने भी अपने बिजनेस में लॉस खाया था, तो उसको समझने के लिए कि मैं कहाँ गया, तो मैंने भी उन चीजों को अटेंड करा है, देखा है। तो वहां पे होता क्या है कि सर आप पहले एक लिंक पे जाओ, इतने अमाउंट, छोटा सा अमाउंट पे करो, वो आपको लेके जाएंगे, वहां पे आपको छोटी मोटी चीजें बताएंगे, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग के पैसे मांगे जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे कि आप हमारे कोर्स परचेज करो, कोर्स परचेज करने के बाद आपको कहेंगे कि आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करो, हम आपको ये बड़ा कोर्स ले लो, हाँ कुछ और चीज ले लो, हम आपको और देंगे, फिर आपको मेंटरशिप चिपकाई जाएगी, फिर आपको आगे चिपकाया जाएगा। तो वो सेल्स प्रोसेस उनकी है वो, हाँ वो एक सेल्स फनल बना देते हैं ना, उसमें वो बंदा फंस चुका होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना काम शुरू कर नहीं पाता है, वो उनके फनल में घूमता रहता है और एंड में ले दे के वही समझता है कि भाई मेरे तो 5-6 महीने निकल गए, अब साल भर होने वाला है, मेरा तो अभी कुछ काम हुआ नहीं है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या सर। वेरी नाइस। तो मुझे मेरा ये मानना है कि अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो कुछ अच्छे कंसल्टेंट्स के पास जाएं, उनसे सीखें, उनके कोर्सेज को समझें, बट सबसे जरूरी है सर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करना। बिल्कुल ठीक बात है। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है सर। किसी का फॉलोअर बनने से बेटर है कि आप खुद को एजुकेट करिए, चीजों को समझिए और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना शुरू करिए, तभी आप इस बिजनेस को समझ पाएंगे। बिकॉज आपको इसको एक बिजनेस की तरह लेना होगा, ना कि एज एन कि हमने इसको कोर्स को सीखा, कल को हमने प्रोडक्ट कहीं से लिया, लिस्टिंग कर दी, अब भाई कल से तो ऑर्डर ही ऑर्डर और पैसा ही पैसा आ जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। वो अक्षय कुमार का में ना पैसा ही पैसा होगा, वो नहीं होने वाला है। ये एक सच्चाई है सर जो लोगों को समझनी पड़ेगी। ये भी बिल्कुल आपने सच बात बोली कि इंसान मनी मेकिंग को बहुत आसान सोच लेते हैं शायद, कि हमने ई कॉम में पैसा डाला और पैसा आना शुरू हो जाएगा। हर आदमी सर आज की डेट में पैसे का शॉर्टकट खोज रहा है। अब देखो ई कॉमर्स में हो, वो भी यही सोचता है कि कितना आसान है ना, कि सब तो पैसा कमा रहे, बाजार से एक सामान लिया, लिस्टिंग करी और वो कितनी बड़ी है, अपने पास तो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर निकालना है, पैसा आ जाएगा। ई कॉमर्स सबके लिए यही है सर। सब समझते हैं कि यार क्या हुआ, अच्छा वो टी शर्ट का बिजनेस करता है, चलो मैं भी टी शर्ट लाता हूँ, प्रिंट करता हूँ, वेबसाइट पे लगाता हूँ, मेरे पास भी ऑर्डर ही ऑर्डर होंगे टी शर्ट के। अगर ये इतना आसान होता सर, तो फिर बिजनेसेस इतनी स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। इसमें और एक शॉर्टकट भी बना रखा है लोगों ने, जो अभी हम बात कर रहे थे शार्क टैंक की, कि ठीक है हमने बना दिया, फिर हम फंड रेज करा लेंगे, फिर कोई ना कोई आ ही जाएगा, उसको बिकवा देगा, नहीं चलेगा तो हमारा पैसा तो निकल ही आएगा, कुछ तो कर ही लेंगे। वो उसको ऐसा मार्केटिंग यूज करते हैं ताकि उसके ब्रांड का अवेयरनेस हो और लोग उनके पास पहुंचे, वो अपने साथ रीसेलर्स को ज्वाइन करें, एक तरह का इन्वेस्टमेंट उठाएं रीसेलर्स के थ्रू, और फिर वो जो अपना जो लायबिलिटी है वो दूसरे बंदे पे ट्रांसफर करें। करेक्ट। बट इसमें एक बात और है, मुझे लगता है अभिषेक, कि लोग डिपेंडेंसी भी तो बहुत डालते हैं बिजनेसमैन के अंदर। मुझे जो अच्छी बात लगी आपके इससे समझकर वो ये कि आपने कहा कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, वरना हम हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंसी डालने की कोशिश करते हैं कि आज प्रोडक्ट ढूंढा तो ट्रेंडिंग में से मिल जाएगा, फिर किसी को बोल दिया कि तू मेरा बिजनेस मैनेज कर ले, उससे पैसा आ जाएगा, और अल्टीमेटली फिर एक बिजनेसमैन को लगता है कि यहाँ भी पैसा जा रहा है, वहां भी पैसा जा रहा है, प्रोडक्ट रिसर्च करी नहीं होती है और फिर नुकसान ही नुकसान। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी चीजों को कोई और मैनेज करता रहे, हमें बताता रहे और हम आराम से अपने ऑफिस में बैठे और अपना ऑर्डर्स आते रहे। बट सर प्रॉब्लम ये है नहीं सर। अगर आपको अपने बिजनेस के इन्स एंड आउट नहीं पता है, आप कहाँ फंस रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही, क्यों आपका प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में क्या प्रॉब्लम है, इमेज में क्या प्रॉब्लम है, अगर आप उसको नहीं समझ रहे हो सर, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे इस मार्केट में।
लोग बैठे इसीलिए हैं सर कि आपके कोई प्रॉब्लम हो और हम उसको आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दें कि जिस साइकिल में फंसे रहो हमेशा। ठीक है, तो मैं एक सम अप करने की कोशिश करता हूं जो हम लोगों ने डिस्कस करा। वेरी हेल्थी डिस्कशन ऑन ई-कॉम। हम ये समझ पाए स्टेप 1, अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च बहुत जरूरी है जो इंसान को खुद को करने के लिए आनी चाहिए, और वेबसाइट्स ऑफ कोर्स आपने बताई हैं कि कौन कौन वेबसाइट हो सकती है। सेकंड, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें सोर्सिंग अच्छे लोगों से करनी है और सोच समझ के करनी है। थर्ड, आपने हमें अभी यही गाइड करा कि जब आप कर भी रहे हो तब भी अपने ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा रखो। छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, जैसे कि हमने क्या इमेज लगाई है, क्या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, क्या कॉस्टिंग है, और अगर हम शायद ये सारी चीजें करें तो पीपल कैन सक्सीड एज वेल इन ई-कॉम। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने को सबसे पहले फोकस करना है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर उसके बाद हमें जाना उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कोई लो ग्रेड लो क्वालिटी प्रोडक्ट पे हमें काम करना ही नहीं है। अच्छा क्वालिटी देंगे, कस्टमर उसको रिस्पेक्ट करेगा सर, मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, वो मार्केट में सस्टेन करेगी। हमें अपने मैन्युफैक्चरर पे सोर्स करना है, अच्छे मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना है, रिलायबल मैन्युफैक्चरर हो जो अच्छी क्वालिटी हमें दे रहा हो। मार्केट में अपनी अच्छी ब्रांडिंग करनी है सर। कस्टमर को ये समझना है कि हम उसे ऑन टाइम डिलीवरी सामान दे पाए, सब सामान पहुंचा पाए सही टाइम पे, और एक सही पैमाने पे उसको जो चीज एक्सपेक्टेशन है वो हम उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। ग्रेट सर। एक इंपॉर्टेंट सवाल से पूरी कहानी में अभिषेक जी, जो मेरे को लगा कि मैं चाहता था पूछना बट समहाउ आई डिडंट आस्क, इस जब हम प्रोडक्ट देखते हैं यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं कि ये प्रोडक्ट चल रहा है ट्रेंड में और ये प्रोडक्ट आप ऐसे मंगा लो या ऐसे बना लो, उन पे कोई आप टिप्स देना चाहोगे? ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर क्या सोच रखनी चाहिए जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं? क्योंकि मन तो करता है कि भाई प्रोडक्ट सामने दिख रहा है। सर सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा और मैं चाहता हूं कि जैसी प्रोडक्ट्स और वीडियोस देखते हैं सर उनको लोग देखना बंद कर दें। ओके। सबसे पहले वो सर अपनी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि उनका मेन मकसद लाइक फॉलो शेयर है सर। वो ये चीज नहीं बता रहे हैं, उसकी रियलिटी नहीं बता रहे कि जो प्रोडक्ट्स वहां पे आप बता रहे हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर कुछ नॉर्म सेट किए हुए हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर कंट्री में मंगाते हैं तो उसके BIS एंड ISI सर्टिफिकेशंस होते हैं। ओके। अगर वो सर्टिफिकेशंस आपके पास नहीं है सर और आपने वो प्रोडक्ट मंगा लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे सर, आपके कस्टम क्लियरेंस में आपका माल फंस जाएगा और आपका सबसे पहले पैसा डूबेगा। अरे वाह। और अगर आपने उसको मंगा भी लिया और आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है और कल को आपने उसको मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दिया है, तो मार्केट प्लेस वाले भी आपसे सर उसकी सर्टिफिकेशन मांगते हैं। वो नहीं होगा, आपकी वहां से लिस्टिंग हटाई जाएगी, तब आप पैसा डूबेगा सर। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है, रिसर्च करनी है कि जो प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हो तो क्या हमें उसकी BIS या ISI सर्टिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, क्या हमें उसमें मिल जाएगा, और BIS और ISI लेने के लिए हमारे पास कितनी कॉस्टिंग आएगी, क्या खर्चा आएगा। तब अगर आप ये सारी चीज आपके माइंड में क्लियर है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने प्रोडक्ट रिसर्च जो आपने करी है वो जाके आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जाके बात करें, ना कि ऐसे इन्फ्लुएंसर से और ऐसे जो सोर्सिंग एक्सपर्ट्स हैं इनसे हाथ जोड़ लें कि भैया हमें अगर आपको बतानी है, प्रोडक्ट बता रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट आप ये भी बता दो कि इसमें BIS और ISI मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स वैलिड पॉइंट सर, और मुझे लगता है क्योंकि लोगों के लाखों रुपए इन्वॉल्व होते हैं सर इसमें। प्रोडक्ट्स आपने खरीद लिया और फिर वो नहीं आए तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। कस्टम क्लियरेंस होएगी नहीं सर, आपका पैसा डूब जाएगा और आपके पास सर्टिफिकेशंस होंगी नहीं। फिर आपको लगेगा कि यार उस समय तो ये प्रोडक्ट बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था बट मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि ये सर्टिफिकेशंस भी जरूरी हैं। तो हर प्रोडक्ट जो कि इंडिया में घुस रहा है सर उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन जरूरी होती है। बिना सर्टिफिकेशंस के इंडिया में आप नहीं बेच सकते। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं? BIS की है वेबसाइट है, वहां पे आप जाइए। गवर्नमेंट ने पूरी लिस्ट बना रखी है कि किस प्रोडक्ट्स की मिलती हैं, किस प्रोडक्ट्स की नहीं मिल रही हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसे भी हैं जो कि कोविड के बाद से उन्हें मिलना बंद हो गया है। फॉर एग्जांपल टॉयज आप देखते हो कि बहुत ट्रेंडिंग है कि सब चाहते हैं कि हम टॉयज का काम करें, बट टॉयज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, आपको उनके पास ही BIS है जिनको मैन्युफैक्चर क्वालिटी दे चुके हैं। नया किसी टॉय मैन्युफैक्चर को BIS सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है बिकॉज हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया टॉयज अब ग्लोबली जाए। ओके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ई-कॉम और इंपोर्ट की हमने काफ़ी अच्छी नॉलेज दे दी। एक ट्रेंडिंग टॉपिक और है सर, इट इज़ एक्सपोर्ट, जो बड़ा खतरनाक भी है, जिसका नाम सुन के लोग सोचते हैं कि यार ये तो गड़बड़ी है। अच्छा, पहला सवाल जो मेरे मन में है ना जब मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, इतना डर क्यों एक्सपोर्ट सुनते ही लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, ऐसा क्यों? सर क्योंकि हम सुनी सुनाई कहानियों पे ज्यादा यकीन करते हैं। हमने ये देखा कि फलाना ने बिजनेस करा, एक्सपोर्ट में गया था, वो पैसे डुबाया है, उसके लाख के लॉस हो गए, किसी के करोड़ के हो गए, किसी के 50 लाख या किसी के 60 लाख के। बट हमने कभी ये नहीं पूछा कि भाई आपके लॉस हुआ तो हुआ क्यों, क्या वजह थी आपके लॉस करने के पीछे में।
सर एक्सपोर्ट में लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं होती है, और मेरे को लगता है सर कि एक्सपोर्ट हर बिजनेस की तरह उसमें एक रिस्क होता है, बट वो हर बिजनेस की तरह उसके रिस्क को हम लोग हेज कर सकते हैं, उस रिस्क को हम कवर अप कर सकते हैं, तो हम एक्सपोर्ट को एक फुल प्रूफ सिक्योर्ड बिजनेस की तरह बहुत आराम से सर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसमें वही क्वेश्चन दोबारा दोहराना चाहता हूँ आपसे कि जैसे हमने इंपोर्ट में तो समझा कि मार्केट रिसर्च कर लो, फिर सोर्सिंग कर लो और सही बंदे से सोर्सिंग कर लो एंड फिर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे दो। लेकिन एक्सपोर्ट जब करता है इंसान, जैसे अंकित ने कहा कि लोग डरते हैं इस चीज़ से कि नहीं करना चाहते या ये सोचते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग, क्या इसके अंदर भी ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं कि जब मैंने सोचा कि मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है, क्या मुझे कोई वेबसाइट है जहां मैं जाके देख सकूं कि क्या चीज़ एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? दूसरा सवाल, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते? कैसे हमारे यहाँ से जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा एंड कैसे पेमेंट आ जाएगा? ये एक मिथ है जो लोगों के अंदर है, जो नहीं जानते इस चीज़ को एंड इसलिए डर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर, मैं इसको स्टेप डाउन में आपको ब्रेक करके बताता हूँ। सबसे पहले लगता है इसकी सर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे करें, क्या करें, कहाँ करें, है ना, हमें प्रोडक्ट्स दिखते हैं बाजार में हर जगह। तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब हमारे लिए एक्सपोर्ट करना के लिए इतनी सारी स्कीम्स ले आए हैं, इतनी सारा डेटा मार्केट में रख दिया है सबके लिए कि अब ये बहुत आसान हो गया है समझना। तो हम e-commerce.gov.in की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हम उस पर जाएंगे, ट्रेड स्टैट्स के एक सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने पास एक पूरा डेटा सेट खुलकर आता है, जिसमें अपने पास एक्सपोर्ट का भी और इम्पोर्ट का भी दोनों के डेटा होते हैं, कम्युनिटी वाइज, कंट्री वाइज भी। तो आपकी कोई पसंदीदा आपको समझ में आ रहा है कि सपोज करना है कि हमें हल्दी एक्सपोर्ट करनी है, हमें लाल मिर्च एक्सपोर्ट करना है, या हमें कॉपर बॉटल्स एक्सपोर्ट करने हैं, या हमें कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उस प्रोडक्ट को अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस कंट्री में जा रहा है, हमारी टॉप कंट्रीज कौन सी एक्सपोर्ट के लिए, और कितने साल से क्या वो एक्सपोर्ट में वो इंक्रीज हो रहा है, वहां पे एक्सपोर्ट की डिक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट, तो सारा डेटा सर अब रेडिली अवेलेबल है। तो आपको कंट्री सिलेक्शन वहीं से हो जाएगा आपके प्रोडक्ट के साथ में कि हमारा ये प्रोडक्ट, ये हमारी टॉप 5 कंट्रीज हैं या हमारी टॉप 10 कंट्रीज, हमें इन पे टारगेट करना चाहिए। ये तो हो गया सर सबसे पहला पहलू कि आपके कंट्रीज और ये सब कहाँ से मिलेगा। ठीक है, दूसरा पहलू सर इसमें ये आता है कि हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम अपना इस पे मार्जिन कैसे सेट करेंगे, हम इसमें से आखिर मेहनत कर रहे हैं तो सर मुनाफा आखिर कहाँ से आएगा, है कि नहीं। तो सबसे दूसरी चीज ये है कि सर अब उसके लिए भी सर डेटा आजकल अवेलेबल है मार्केट में। हम डेटा एनालिसिस करने के लिए सर पोर्ट से डेटा ले सकते हैं, जिसमें हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए का, इतनी क्वांटिटी इस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर आपके पास सर प्राइस पता है कि ये सेलिंग प्राइस है और इतनी क्वांटिटी पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप नेचुरली कि अपने मैन्युफैक्चरर से, या अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर तो आपको पता है कि हम इतने प्रोडक्ट को इस प्राइस पे बेच रहे हैं, तो आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो सर। तो आपका ये जो पोर्शन है कि हम वहाँ क्या रेट बेचेंगे और वहाँ ये माल कितने रुपए का बिकता है हमें क्या पता, तो उसके लिए भी सर डेटा मार्केट में अवेलेबल है। इनमें कोई ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे आप बता रहे थे इंपोर्ट के अंदर तो सर्टिफिकेशंस एंड ऑल चाहिए, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी कोई ड्यूटीज है? एक्सपोर्ट करने के लिए सर एक अपने पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड चाहिए होता है, और हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके सर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें कुछ मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो वो हमें चाहिए होती है। बट सर एज एन एक्सपोर्टर मैं ये फील करता हूँ कि इन सब झंझटों के लिए ना सर देयर आर स्पेशलाइज्ड पीपल हु आर हैंडलिंग योर प्रोसेस सर। तो वो होते हैं CHA या फ्रीट फॉरवर्डर्स होते हैं सर। तो वो ये सारा आपका पेपर वर्क्स को ना बहुत ही प्रॉपर्ली मैनेज करके रखते हैं कि आपको कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए, क्या आपको चाहिए कस्टम क्लियरेंस के लिए, वो सारी चीजें सर वो लोग आपके एंड पे मैनेज कर देते हैं। वेरी नाइस सर। तो मुझे लगता है कि अच्छे सवाल अच्छे जवाब हो गए, बट मैं थोड़ा सा दोबारा से कहानी मोड में आना चाहता हूँ। अब आप एक्सपोर्ट में आए सर और काइंड ऑफ यू आर गिविंग फ्री नॉलेज, क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट आप बता सकते हो जिसे सुनकर लोग समझ पाएं कि रियल लाइफ जो हो, जिससे हम कुछ सीख पाएं एज एन एक्सपोर्टर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर सकते? सर रियल लाइफ में आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी। कहानी तो नहीं है सर, ये हकीकत है, थोड़ी सी कड़वाहट है क्योंकि डार्कर साइड की जो है बातें वो उन लोगों को पता होनी चाहिए। सर बिजनेस में अगर कोई पैसा है तो एक्सपोर्ट सर आपको बहुत पैसा देता है, ये मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक्सपोर्ट में बहुत पैसा है अगर आप इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं तो सर आप एक अच्छी स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने लिए बना सकते हो, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं और कम्युनिटी को बहुत अच्छे लेवल पे आप सर्व कर सकते हो क्योंकि आप लोकल मैन्युफैक्चरर से लेके बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर रहे हो सर इस बिजनेस में। पर इसके डार्कर साइड ये है कि सर मेरा एक फ्रेंड है जो उसको काफी साल से सर वो एक्सपोर्ट करता था
अब वो गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता था, तो उसका जो पुराने क्लाइंट से काफी पुराने संबंध बन गए। तो उसने क्या करा सर कि 2.5 से 3 करोड़ का माल, क्योंकि सपोज सर मैं आपको जानता हूँ, आपसे मैं रेगुलर सप्लाई कर रहा हूँ, मैंने आपको माल क्रेडिट पे दे दिया और किसी वजह से आपने मेरा पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया, तो मेरे से 2.5 से 3 करोड़ रुपए चले गए। 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो मेहनत से बनाए गए थे, लॉस चला गया, क्योंकि मैंने अपना माल क्रेडिट पे बेच दिया। और एक्सपोर्ट में लोग इसीलिए सर डूब रहे हैं, क्योंकि वो अपना माल बेचने के चक्कर में कि मेरा क्लाइंट ना निकल जाए, चलो मैं क्रेडिट पे माल निकाल देता हूँ, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। ना बेचना ही आपके लिए प्रॉफिट है, रेदर देन किसी को क्रेडिट पे माल देना। बहुत अच्छी लर्निंग है सर, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। आज मुझे लगता है कल भी थी, आज भी, और शायद पहले बाद में भी यही रहेगी। तो सर कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट पता लग गया, कहाँ करना है ये अभी मिथ है, तो अगला सवाल यही है कि सर प्रोडक्ट तो है, जेन्युइनली हमें उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, कम्युनिटी सर्विंग भी है, बट खरीदेगा कौन, ये कैसे पता लगाया जाए? सर बायर फाइंड करने के लिए भी लकीली सर टूल्स हैं। अरे वाह। अभी सर अब क्या है कि उसके पास ही हमारे पास प्रॉपर डेटा होता है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अपने गट फीलिंग से नहीं काम करते हैं। अब इतने सारे टूल्स आ गए हैं मार्केट में सर, और आपको मैं बताऊं सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन एम्बेसी, जो कि गवर्नमेंट जो अलग अलग कंट्रीज में बैठी हुई है सर, आप उनको कांटेक्ट करते हो तो वो भी आपको मेल पर बायर्स का पूरा डेटा आपको प्रोवाइड करती है। अरे जिसमें आपको नेम आता है, ईमेल आईडी आती है, कॉन्टैक्ट नंबर आता है, सब कुछ आता है। आपको सिर्फ उनको मेल करना है कि मैं ये एक्सपोर्टर हूँ, मैं ये आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, आप कृपया करके हमें वहाँ के बायर्स का लिस्ट दें। तो गवर्नमेंट ने इतनी ये भी फैसिलिटी करी है, जो कि इसको इस डेटा को हासिल करने के लिए आपको लगता है सर फ्री ऑफ कॉस्ट है सर ये। मतलब कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट मुझे लगता है कि शायद लोगों के पास है ही नहीं, उनको पता ही नहीं। अगर आपको इसको और एनहांस करना है और आपको रिफाइंड डेटा रिसर्च में जाना है सर, तो अपने पास पेड टूल्स आते हैं, जैसे वोल्जा है और डॉलर बिजनेस है। इसमें सर क्या होता है कि सर जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किस पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है, किस पोर्ट पे लैंड हो रहा है, इसका बायर कौन है, उसका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ अवेलेबल है। किस प्राइस पे खरीद रहा है और कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है और कितनी बार खरीद रहा है, वो सब पता होता है सर। अगर सर आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपके टेबल पर है, तो सर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह का कोई भी हिचक होगी सर एक्सपोर्ट करने में, कि आपको डर लगेगा कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इट इज लाइक यू आर डीलिंग इन योर ओन कंट्री। बस शर्त इतनी सी है, क्रेडिट पे माल मत देना। क्रेडिट पे माल नहीं देना है। अपने आपको ये नहीं करना है, कभी भी सरेंडर नहीं करना है कि यार मेरे को माल बेचना है तो तुम भाई लेके जाओ, बट मेरा एक्सपोर्ट शुरू हो। उस वाली फीलिंग से थोड़ा बाहर निकलना है। अच्छा, इसमें भी कोई डर है क्या? जैसे इंडिया में कस्टम्स का एक डर होता है, जैसे आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि इंपोर्ट हो रहा है, कस्टम ड्यूटी क्लियर होनी चाहिए। ये एक्सपोर्ट में कोई डरा सकता है क्या हमें कि बाहर अरे आपका माल तो कस्टमर पकड़ा गया, ऐसा कुछ हो गया? सर अगर पेपर वर्क पूरे नहीं है तो सर वो आप चाहे एक्सपोर्ट करो चाहे इंपोर्ट करो, वो तो सर आपका माल पकड़ा ही जाएगा सर। पेपर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक चीज और है सर, जो मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर इतनी हमारे लिए फैसिलिटी भी कर रखी है सर कि ECGC एक बोर्ड सेटअप किया गया है, जो कि आपके एक्सपोर्ट को सर इंश्योर करता है कि अगर आपका एक्सपोर्ट किसी भी वजह से डूब जाता है तो गवर्नमेंट आपको 95% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर वैल्यू आपको रिफंड करती है आपके अकाउंट में। अरे वाह, वेरी नाइस। तो अब बताओ सर किस चीज का डर है? कोई डर नहीं है सर ये नॉलेज ही है, बट नॉलेज ना अगला खतरनाक सवाल पे भी है सर। कोचेस यहाँ पे भी बढ़ गए मुझे लग रहा है, पहले एक्सपोर्ट में इतना नहीं था, बट इस पे है क्या वैसे ही कंडीशन ई कॉम जैसी, या इक्के दुक्के कोचेस हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, या फिर सर इक्के दुक्के अच्छे कोचेस हैं, अच्छा, जो जेन्युइनली ज्ञान दे रहे हैं। ओके। उसके बाद सर भीड़ इतनी बड़ी हुई है कि हर आदमी आके यहाँ पे बता रहा है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करो, हम आपका एक्सपोर्ट शुरू करा देंगे। ओके। और उसमें वो क्या कराते हैं सर कि एक कंपनी उनकी इंडिया में होती है, एक कंपनी उनकी दुबई में होती है, और वो अपने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और आपको दिखा देंगे कि चलो हमने आपके लिए एक्सपोर्ट करा दिया। और दुबई में वो कहाँ ले जाते हैं, जो कि अल अवीर मार्केट है, वहां पे वो सारी कमीशन एजेंट्स का मार्केट है सर। वहाँ 5% से 10% की कमीशन पे लोग काम करते हैं, और वहां पे वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप अपने आलू प्याज ये हरी मिर्च का एक्सपोर्ट होता है वो करके दिखाओ। बट वो क्या रखते हैं सर इसमें, वो गेम क्या है उसका कि वो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनने देंगे, वो आपको सारा ज्ञान नहीं देंगे। वो आपको एक्सपोर्ट तो करा रहे हैं, बट वो अपने ऊपर डिपेंडेंसी हमेशा बना के रखेंगे कि आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो आप उनके थ्रू कर रहे हो। मतलब जब तक उनका गेम में स्किन है, हाँ। तब तक तो हमारी बल्ले बल्ले। एंड
अगर हम उनके बिना करना चाहें तो फिर बिल्कुल। हमें कुछ नहीं है। तो यूजर को उनसे पूछना चाहिए ना कि सर अब मैं स्केल कैसे करूंगा। मैंने तो चलो सर 1 कंटेनर 2 कंटेनर माल आपको भेज दिया, मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, बड़े अच्छा लगा मेरे को एक्सपोर्ट करके, अब मैं स्केल कैसे करूं। इतनी सारी कंट्रीज हैं सर, अराउंड 207 कंट्रीज हैं। मैं तो चाहता हूँ सर हर कंट्री में मेरा माल जाए, वहां कैसे जाऊंगा मैं, वहां कैसे पहुंचूं। उसके लिए मेरे को आप कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओगे, कैसे मैं अपनी टीम साइज बढ़ाऊं, कैसे मैं कम्युनिटी को सर्व करूं, कैसे मैं एक अपने नियरिंग जो मैन्युफैक्चरर है, मेरा लोकल मैन्युफैक्चरर है, उसको मैं कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक लेकर जाऊं। तो वो चीज वो लोग नहीं होने देना चाहते हैं। गुरु नहीं But बताया कुछ आपको। अच्छे हैं, इसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीजें बता रहे हैं, जो लोगों को एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे रियलिटी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। बट वही है सर, आपको क्वांटिटी कम है। फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम किससे अच्छे मिल रहे हैं सर, क्योंकि कहते हैं ना सर, गुरु भी सर किस्मत से मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे लगता है कि आज का डिस्कशन काफ़ी हेल्दी रहा। अगर मैं बात करूं तो हम ई कॉमर्स को समझ पाए कि ई कॉमर्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप्स है जो हमें देखने चाहिए, कितनी वेबसाइट पता लग गई हमें जिन वेबसाइट्स को हम देख के समझ सकते हैं। ऑल थैंक्स टू अभिषेक। देन इन एक्सपोर्ट गेम हमें पता लगा कि हमें गवर्नमेंट से कितनी हेल्प मिल सकती है। डेटा इज अनदर इम्पॉर्टेंट। ऑल थैंक्स टू अभिषेक। बट अभिषेक मुझे लगता है कि ये टाइम कम है और सवाल ज़्यादा है। तो इफ़ यू अलाउ अस टू गिव अ प्रॉमिस टू आवर ऑडियंस कि यू विल टर्न अप अगेन, और हम इसे स्पेशल करके बनाएं कि हर चीज़ के बारे में अलग बात करके ऑन लेंथ बात कर पाएं, ताकि कस्टमर्स नॉलेज ज़्यादा ले पाएं। तो मैं आज के एपिसोड में फिर विदा लेना चाहूँगा विद योर परमिशन। सर मैं बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ सर कि मैं वापस आके हर एक चीज पे और इंटरनल चीजों को लोगों को बताता ठीक है। हूँ सर, क्योंकि मेरा मानना ही सर ये है कि लोगों के पास आधी इन्फॉर्मेशन है और इतने सारे अपने पास रेडिली अवेलेबल नॉलेज है जो कि हमें रेडिली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हमें, ताकि हम अपना अच्छा काम कर पाते, वो नॉलेज से लोगों को बचना चाहिए और उसको हम प्रॉपरली ग्राउंड रियलिटी बता पाए सर। माने रियल वर्ल्ड से सर रियल वर्ल्ड थोड़ा अलग है। जो रियल वर्ल्ड पे लोग जो अपनी रील्स बना के गुरुज, इन्वेस्टमेंट कोचेस और ये आपके ई कॉमर्स कोचेस, एक्सपोर्ट कोचेस, ये सब बता रहे हैं सर, इससे जो कहानी है सर वो रियलिटी में थोड़ी विपरीत है सर। तो कहते हैं ना, एक अक्षर से दुनिया बदल गई। रील और रियल में सिर्फ एक ए का फर्क है, बट पूरी दुनिया ही बदल जाती है। वही जो ए का फर्क है ना सर, वही जब आदमी करने पर आता है तो लगता है कि यार उसने तो बड़ा बढ़िया बताया था रील पे, मेरा क्यों नहीं हो रहा सर। तो बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट रहा। इट वॉज लवली टॉकिंग टू अभिषेक। और जैसे अभिषेक ने हमें समअप करा, रील और रियल में फर्क होता है। रील की चीजें विश्वास करनी है या फिर रियल में आपको प्रॉफिट कमाना है। इस वायदे के साथ कि अभिषेक दोबारा आएंगे और हमें इन डिटेल बताएंगे रील और रियल का डिफरेंस, क्या बिजनेस ई कॉम में हम कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। हम आज से विदा लेते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।